क्वेश्चंस क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन जिन की भी कोई क्वेश्चंस हैं वो स्लोली स्लोली काइंडली वो पूछ लिया करें। चैट में आपको जो भी चैट है उसमें आप वो क्वेश्चन जो है वो चैट पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द मेन ट्रेंड ऑफ गोल्ड? मेन ट्रेंड ऑफ गोल्ड मेरे ख्याल से बुलिश है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस मंथ का जितना भी डाटा निकाल ले उसके मुताबिक भी गोल्ड को बुलिश होना चाहिए। और इस महीने डाटा थोड़ा सा मिक्स आया है, लेकिन फिर ये गोल्ड के लिए सपोर्टेड है। उजैर है, डाटा तो तकरीबन मिक्स आया था, फिर गोल्ड क्यों 2000? दैट इज बिकॉज ऑफ यूएस 10 ईयर यील्ड्स। आप देख लें यूएस 10 ईयर यील्ड्स को और डॉलर को आपने हमेशा देखना है। देखो यूएस 10 ईयर यील्ड यहाँ से नीचे आया है, तो इस वजह से गोल्ड को जो है वो पुश मिला है, गोल्ड ऊपर की तरफ गया है। तो टू ट्रेड गोल्ड आपने एक तो डॉलर इंडेक्स देखना है, DXY। ठीक है, DXY अगर आप देख ली वो स्टडी तकरीबन यहीं पे है, कोई खास ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। मैं स्टिल बेरिश हूँ डॉलर पे, बुलिश नहीं हूँ, लेकिन ये भी सपोर्ट पे है। इसी तरह जब आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो 10 ईयर यील्ड्स को देख लिया करें। 10 ईयर यील्ड्स अगर नीचे की तरफ आते हैं, यूएस 10 ईयर यील्ड्स, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अब 10 ईयर यील्ड्स क्या है? 10 ईयर यील्ड्स बड़े सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी 10 ईयर बॉन्ड्स, यानी आप ये समझ लें कि आप गवर्नमेंट के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलता है 4.28% रिटर्न। ठीक है, तो अगर ये रिटर्न्स नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ये रिटर्न्स नीचे की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब है 10 ईयर बॉन्ड्स पे रिटर्न्स कम है। रिटर्न्स कम है तो लोग गोल्ड की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये 4.28 से टिक अप होके 4.4, 4.5, 4.7, 5% पे जाता है, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रिटर्न ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ज्यादा होते हैं तो फिर लोग गोल्ड से पैसा निकाल के इस तरफ आते हैं। तो सिंपली आपने गोल्ड को इस तरफ देखना है। अच्छा, कि एनालिसिस भी लिया गया था, मेरे हिसाब से यूरो कैट का होना चाहिए था। अच्छा, आमिर कह रहे हैं कि कैट CHF का ट्रेड क्यों लिया गया था फ्राइडे को? इनके हिसाब से तो ये बनता था यूरो कैट पे। अच्छा, GBP कैट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये देख लें, कैट का डाटा वर्स्ट आया है। ठीक है, ये नेगेटिव में आया है और ये 6.4% आया। तो वो कैट CHF में अगर CHF की आप CPI फिगर्स निकाल लें, मैं CHF CPI फिगर्स USD, ठीक है, उसमें अगर हम स्विट्जरलैंड की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा निकाल लें, अब देखिए इसमें ये इन्फ्लेशन जो है वो ट्रेंड इसका अब जा रहा है। ठीक है, 1.4, फिर 1.4, फिर थोड़ा सा ये कम आया है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन इसका अप है। अब जब इन्फ्लेशन अप होता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, हम CHF की तरफ चले गए। क्योंकि अगर आप देख ले, ये देखें 1%, ठीक है, अप्रैल में, फिर 1.4%, फिर 1.4%, फिर 1.3%। तो इन्फ्लेशन फिगर्स CHF के अप थे। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हम CHF के साथ कैट को ट्रेड करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, CHF में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा प्राइस टू हो चुकी थी। ठीक है, अगर आप मेरे ख्याल से CHF JPY को हम निकाल ले, तो उसने काफी मूवमेंट दी थी हमें। एक मिनट यहाँ पे, नहीं उसका ये JPY के साथ NZD CHF देखते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये NZD CHF का है। अब CHF में अगर आपको याद हो, तकरीबन हम क्या कर रहे हैं, CHF को सेल कर रहे हैं। CPI फिगर्स का यहाँ पे मैं आपको यहाँ से शो करा देता हूँ। अब देखो, ठीक है, अब देखो 3.4, इन्फ्लेशन कम हुआ, 2.9 हमने सेल किया, 2.6 फिर हमने सेल किया, 2.2 हमने सेल किया, 1.7 हमने सेल किया, 1.6 हमने सेल किया, फिर 1.4 हमने सेल किया, 1.3 हम इस पे सेलर है, 1.2 इस पे सेलर है, 1 पॉइंट, तो यहाँ तक तकरीबन ये मार्च 2024 तक हम CHF को सेल कर रहे थे, बाय इसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे।
क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन फिगर इसका नीचे की तरफ आ रहा था, तो नेगेटिविटी इसमें बहुत ज्यादा प्राइस इन हो चुकी है, बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। हम कहते हैं कि डाटा की नेगेटिविटी ऑलरेडी शो हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि थोड़े से पॉजिटिव फिगर्स मिले। फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, 10 दफा बंदा फेल हो जाता है, तो 11वीं दफा अगर फेल होगा हमारा कोई उस पर असर नहीं होगा, हम कोई परेशान नहीं होंगे, हमें पता है कि आमिर ने फेल ही होना है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 10 दफा फेल हो गया और 11वीं दफा पास हो जाता है या टॉप कर जाता है, तो ये हमारे लिए सरप्राइज। तो 5 जून को जो ट्रेड लिया था कैट CHF का, वो यहां से था तकरीबन छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तकरीबन कैट CHF का यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिया था, और ये तकरीबन तकरीबन ये 0.6552, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यूरो कैड आपके हिसाब से बनता है कि यूरो सेल और कैड बाय यूरो कैड, देखते हैं इसको भी। मेरे ख्याल से यूरो कैड भी बनता था और GBP कैड भी बनता था, नहीं GBP कैड नहीं बनता था, लेकिन यूरो कैड कैड जो है वो बिल्कुल बनता था, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो उससे क्रॉस फ्लोज हो जाते, फॉर एग्जांपल डॉलर अगर वीक हो रहा है तो यूरो स्ट्रांग होगा, यूरो स्ट्रांग होगा तो सारे यूरो करेंसी को वो आएगी। और इसके अलावा आपकी बात ठीक है, यूरो कैड भी एक अच्छा पेयर था टू ट्रेड कैनेडियन फिगर्स। तो अगर आपने यूरो कैड भी ट्रेड किया है तब भी आप प्रॉफिट में है, अगर आपने कैड CHF भी ट्रेड किया तब भी आप प्रॉफिट में है। ठीक है आमिर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज टाइप करें। पर्सन टू पर्सन, P2P आप कह सकते हैं, ये उसमें क्रिप्टो में आप पूछना चाह रहे हैं जो बाइनेंस में P2P होता है। देखिए बाइनेंस P2P फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज टोटली इलीगल, ठीक है। P2P पाकिस्तान में बिल्कुल इलीगल है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम्स भी हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे डॉलर ले रहा हूँ, मैंने आपको बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिया और आप मुझे अभी USDT रिलीज नहीं कर रहे, तो P2P एक तो इलीगल है, दूसरा थोड़ा सा रिस्की है। मैं खुद ना करता हूँ ना किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो P2P की तरफ जाए पर्सन टू पर्सन। करे फिर मेरे ख्याल से गोल्ड में बिल्कुल डिप बाइंग बनती है। बट अभी हमारे पास परसों CPI के फिगर्स आने वाले हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको हो सकता है आपको याद हो प्रॉफिट टेकिंग में ये होता है कि अहेड ऑफ द इवेंट लोग प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड की मिसाल ले लें, तो जैसे ही गोल्ड यहाँ पे टॉप पे गया है तो लोग प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि CPI के फिगर्स आएंगे, फिर CPI के फिगर जैसे ही हमें कहेंगे कि गोल्ड के ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाना चाहिए तो हम बाय करेंगे, या गोल्ड नीचे आना चाहिए तो हम सेल करेंगे। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो सकती है। बाकी फंडामेंटली गोल्ड बिल्कुल बुलिश है, गोल्ड बिल्कुल बाय है, सेल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, न्यूजीलैंड स्टेटमेंट दे Sabano स्टेटमेंट ये हाई को NZD CHF बाय, और का स्टेटमेंट ये डाउन को NZD USD सेल, AUD NZD गुड पेयर दे। अच्छा न्यूजीलैंड डॉलर में अगर इन्होंने बैंक रेट बढ़ा दिया तो मेरे ख्याल से फिर न्यूजीलैंड डॉलर अप जाएगा, न्यूजीलैंड डॉलर अप जाएगा तो डॉलर के साथ कर लें, USD डाउन होगा, NZD USD अच्छा पेयर है। और अगर कम कर दिया तो फिर न्यूजीलैंड डॉलर नीचे आएगा तो फिर CHF के साथ कर ले, CHF के साथ आप कर सकते हैं, CHF बाय CH बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, USDT हम कैसे निकालेंगे? यार USDT आप किसी एक्सचेंजर को भेजेंगे, आपके पास USDT पड़े है, बस आप उस एक्सचेंजर को भेजें। ट्रेडिंग व्यू चार्ट की सेटिंग किस तरह फिक्स रखे जाए जब क्लोज भी हो? आपने अपनी ईमेल से, यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल से अपने वो बनानी है, क्या कहते हैं, आपने ईमेल से, अब देखिए यहाँ पे मेरा अबू बकर का बना है, अपने ईमेल से आप अपना वो बनाएं, फिर यहाँ पे आ जाए वॉच लिस्ट में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने लिए ऐड करें, यहाँ से प्लस, और कोई भी फॉर एग्जांपल आपके ऐड कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड करते हैं, ऐड के बाद जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आप उसको ड्रॉ करते हैं, तो वो आपसे रिमूव नहीं होगा, बिल्कुल वो वैसे ही रहेगा जैसे आपने पिछली दफा छोड़ा हो। लेकिन अगर ईमेल के थ्रू आपने नहीं किया तो भी आपसे वो सेव नहीं होगा। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपने चीजें ऐड नहीं की, इसमें सिंपल है, सिर्फ इसमें क्लिक करना है,
फिर प्लस करके जो जो चीजें आप ऐड करते हैं, क्लिक करते जाए, इसी तरह वॉच लिस्ट बन जाएगा। आप देखो, मैं बिटकॉइन ओपन कर लेता हूँ, तो बिटकॉइन में ऑलरेडी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जितनी भी चीजें बनी है, एफओएमसी लिखा है, सीपीआई लिखा है, एनएफपी लिखा है, कि यहाँ से एफओएमसी आया था, यहाँ पे सीपीआई आया था, यहाँ पे एनएफपी आया था, यहाँ पे एफओएमसी आया था, यहाँ पे एनएफपी आया था, यहाँ पे सीपीआई आया था, तो वो फिर आपकी रिमूव नहीं होंगे। तो ईमेल के साथ सिंक्रोनाइज करें और यहाँ पे वॉच लिस्ट में चीजें ऐड कर लें, फिर मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बीटीसी में क्या करें? बीटीसी बाइस स्लाइटली बुलिश बाइस है। मैंने कल आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि मैं बिटकॉइन पे, क्रिप्टो मार्केट पे बुलिश हूँ, स्टॉक मार्केट पे बुलिश हूँ, डॉलर पे बेरिश हूँ, गोल्ड पे बुलिश हूँ। ठीक है। लेकिन मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि परसों हमारे पास सीपीआई के फिगर्स आएंगे। अगर तो सीपीआई के फिगर्स कुछ इस तरह आ जाते हैं, इसकी वजह से हमें मीडियम टर्म पर पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा, फिर हम ट्रेड करेंगे। बट ओवरऑल क्रिप्टो अपसाइड बायस, स्टॉक अपसाइड बायस, गोल्ड अपसाइड, यूएसडी इज न्यूट्रल, नहीं यूएसडी डाउन, क्योंकि अच्छा क्रिप्टो की समझ आज आ गई होगी होपफुली। यूएसडी इज न्यूट्रल। अच्छा यूएसडी सिंपल डॉलर की अगर आप प्रीवियस वीक सारा डाटा निकाल लें, सारा डाटा खराब चल रहा है, और फ्राइडे का डाटा भी तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं थोड़ा सा वो टिल्ट में वर्स्ट की तरफ था और मिक्स की तरफ था। तो डॉलर पे मैं स्लाइटली बेरिश हूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डॉलर, क्रिप्टो, गोल्ड परसों तक यहीं पे रेंज करते रहेंगे। ठीक है, यहीं पे रेंज करते रहेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे। फिर उसके बाद मार्केट या ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और इससे वो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यूएसडी का अभी फिलहाल स्लाइटली बेरिश प्राइस। सर चाइना ने गोल्ड पिछले 2 मंथ से बाय नहीं किया, गोल्ड सेल जाएगा या नहीं? अच्छा वो शॉर्ट टर्म सेल बायस था। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से फिलहाल अकॉर्डिंग टू डाटा गोल्ड बुलिश है। उसके हिसाब से गोल्ड डाउन था, लेकिन अभी फिलहाल गोल्ड बुलिश है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि चाइना के साथ साथ रशिया ने भी बाइंग स्टॉप कर ली, सऊदी ने भी बाइंग, फॉर एग्जांपल कोई और कंट्री उसमें ऐड हो जाती है, तो फिर गोल्ड डाउन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही पुरानी न्यूज है तो उसका इम्पैक्ट हो चुका है, उसका असर हो चुका है, उसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। न्यूजीलैंड के स्टेटमेंट का हम प्लान बनाएंगे कि इसको कैसे ट्रेड करते हैं। अच्छा है, कोई भी आप अच्छे से टेक्निकल, अच्छा सा सपोर्ट, अच्छा सा ट्रेंड लाइन, वो यूज करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम द पास डाटा, बट मैं उसमें नहीं करूंगा क्योंकि परसों सीख। कह रहे इस हफ्ते प्रीवियस डाटा पे ट्रेड लिया जा सकता है। देखो इस हफ्ते मैं खुद भी सोच रहा था कि प्रीवियस डाटा पे ट्रेड ले, लेकिन मतलब ये फिगर बड़े करीब तो जाते हैं हमने प्रीवियस डाटा पे ट्रेड लिया। अदरवाइज अगर इस वीक हमारे पास कोई न्यूज नहीं है, डाटा कोई नहीं होगा, तो हम डेफिनेटली पास डाटा पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि न्यूज है नहीं तो बस पास न्यूज पे यूज करके ट्रेड करते हैं। लेकिन इस वीक हमारे पास सीपीआई की फिगर है, तो ज्यादातर लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, यानी प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाते हैं, फिर देखते हैं CPI के बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, या लोग जो है वो जिन्होंने जिन्होंने पोजीशंस ली है वो प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल जाते हैं, सीपीआई आएगा, जैसे आएगा उसके बाद ट्रेड लेंगे। और या फिर इस तरह करते हैं जो जिन बंदों की पोजीशंस एक्टिव नहीं है, ट्रेड्स एक्टिव नहीं है, वो वेट करते हैं कि कल वेट कर लेते हैं, परसों फिर ट्रेड करेंगे जैसे ही सीपीआई आएगा, पिक्चर और सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा एसएमसी पर ट्रेड करना सही है या नहीं? एसएमसी चार्ट्स, पैटर्न्स टोटली बकवास है। अगर आपने खुद इसको टेस्ट करना है, टेस्ट कर ले, मेरे ख्याल से कुछ काम की नहीं है। यस टेक्निकल अपना रोल है, टेक्निकल का कोई 15 से 20% फंडामेंटल को आप यूज किया करें कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी सी एनएफपी फिगर्स आए हैं, अभी हमारे पास आज न्यूज नहीं है, तो आप कम टू माय हेड आप मुझसे पूछ लें कि क्रिप्टो अप जाएगा, वैसे क्रिप्टो अप जाएगा, स्टॉक अप जाएंगे, गोल्ड अप जाएंगे, डॉलर में न्यूट्रल या सेल बाय से स्लाइटली। मेरे ख्याल से मैं खुद भी एफएमसी और सारी चीजें बहुत 2015 2014 के टाइम पे बहुत टाइम, तो अगर आप भी अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, या रिसर्च अच्छी चीज है, आप देख लें, फिर आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी यार, उसमें कोई मसला नहीं है, आप इसको देख लें, लेकिन किसी काम की नहीं है।
अभी हमने स्ट्रॉन्ग और करने से अपडेट जैसे नहीं किया हमारे पास में जैसे अब ये सीपीआई के फिगर्स आएंगे फिर उसके बाद इसको अपडेट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग करेंसी करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में अपडेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन से हैं और वीक करेंसी इंशाल्लाह फिर कौन से। वीक करेंसी सीएचएफ कह रहे हैं यूएसडी इज वीक, यूएसडी इज वीक बिल्कुल ठीक है, कैड वीक बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीएचएफ का मैं नहीं कर रहा क्योंकि सीएचएफ मेरे ख्याल से स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ सीपीआई फिगर्स। रात तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा कि कल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड की मीटिंग है, उसको आप कैसे ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। यील्ड्स का क्या इम्पैक्ट होता है गोल्ड एंड यूएसडी पर। जो बॉन्ड यील्ड्स है यूएस 10 ईयर यील्ड्स, इसका एक तो डायरेक्ट रिलेशन है डॉलर के साथ, ठीक है। यूएस 10 ईयर यील्ड्स अगर आप देख लें तो देखिए इसका तकरीबन तकरीबन डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। डॉलर नीचे जाता है 10 ईयर यील्ड्स भी नीचे जाते हैं, डॉलर ऊपर जाता है 10 ईयर यील्ड्स भी ऊपर जाते हैं। तो आप ये समझ ले कि यूएस 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर ये आपस में बाई बैन, ये तो हो गया आपका क्लियर। इसके बाद अगर आप गोल्ड का कह रहे हैं कि गोल्ड का कैसे गोल्ड का क्या इम्पैक्ट है, तो गोल्ड का यूएस 10 ईयर और डॉलर के साथ अपोजिट रिलेशन है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड ओपन करते हैं तो देखें गोल्ड जो है वो उसका बिल्कुल अपोजिट को रिलेशन है। गोल्ड जैसे ही डॉलर और यूएस 10 ईयर यील्ड्स नीचे की तरफ आते हैं तो फिर गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कैंडल्स में आपको शो हो रहा है, कैंडल्स में ये आपको डॉलर नीचे जा रहा है, यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है इसमें गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डॉलर ऊपर, यूएस 10 ईयर यील्ड्स ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेशन टूटा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे थोड़ा सा कोरिलेशन टूटा है, लेकिन अपोजिटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन 100% कोरिलेशन पे आपने नहीं करना, आपने सिंपली न्यूज को देखना है कि अगर ऐसी न्यूज है जो डॉलर के लिए डॉलर डाउन होना चाहिए तो इसका मतलब है डॉलर डाउन होना चाहिए तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी डाउन होनी चाहिए, यूएस 10 ईयर यील्ड्स डाउन होनी चाहिए तो फिर गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे और यूएसडी पे। बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो डॉलर भी ऊपर जाता है और गोल्ड नीचे की तरफ आता है। आई थिंक सीएचएफ वीक दा मेरे ख्याल से स्ट्रांग है क्योंकि उसमें सीपीआई के फिगर ज्यादा आए हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्टार्ट के सेशन में, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अच्छा, डिफ्लेशन एक्चुअली उसमें जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, और प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, आप ये समझ लें कि डिफ्लेशन ये है कि लोग जब अपना जो प्रोडक्ट है इतने पैसों का बेचना चाह रहा है कि वो उसमें लॉस भी कर रहा है, यानी इकॉनमी जब बिल्कुल डाउन हो जाती है, ठीक है, बिजनेसेस बड़े खराब होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उनको नहीं बचता, तो वो फिर डिफ्लेशन कहा जाता है। मतलब आप वो उसमें लॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है, मैंने 20,000 का लिया है और मैं इसको 15,000 पे बेच रहा हूँ तो मैं लॉस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन ये होता है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा हो, ठीक है। मतलब उसमें मैंने 20,000 का मोबाइल लिया है और उसको मैंने अगर 15,000 पे बेच दिया है तो ये डिफ्लेशन है, लेकिन 20,000 का लिया है और 20,200 रुपए पे बेचा है तो ये डिसइन्फ्लेशन है, सो मैंने थोड़ा सा कमाया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि डिफ्लेशन में बिल्कुल इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो जाती है, प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्राइसेस बहुत इवन नेगेटिव में चले जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। और डिसइन्फ्लेशन में भी प्राइसेस कम होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने डिफ्लेशन में होते हैं। तो ये सिंपली डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में फर्क है। ज्यादातर जब बैंक रेट्स बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ये लोग बढ़ा देते हैं, तो वो डिफ्लेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर अगर डिसइन्फ्लेशन की तरफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बैंक रेट्स कम कर देते हैं, बैंक रेट्स कम करने से क्या होगा, लोन्स मिलेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। तो डिफ्लेशन सिंपली ये होगा कि अगर वो उसमें इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है, प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं,
और डिसइंफ्लेशन में प्राइसेस गिरते हैं लेकिन उतने नहीं गिरते जितने डिफ्लेशन में गिरते हैं। यस जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अच्छा ट्रेडर कितने टाइम में बनता है? आप कितने टाइम में अच्छे और प्रॉफिटेबल बने? यार, डिपेंड करता है हर बंदे की मेंटेलिटी पे, और डिपेंड करता है हर बंदे के हार्ड वर्क पे। अब मैंने एक बंदे को देखा है, वो अभी भी ट्रेडिंग से कमा रहा है, और उसको मैंने 6 महीने में देखा है कि वो प्रॉफिटेबल बन गया है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी खूबी थी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो उसका जो साइकोलॉजी है ना, वो गॉड गिफ्टेड कंट्रोल है। यानी मैं और आप जब ट्रेड लेते हैं तो डर जाते हैं, वो नहीं डरता। मैं और आप लालच कर देते हैं, वो नहीं करता। यानी उसके अंदर सारे जो इमोशंस है वो उसकी नीचे है, वो बिल्कुल कंट्रोल है। तो उसका बहुत कम टाइम लगा है, 6 महीने लगे। लेकिन अगर कोई बंदा कमजोर है, साइकोलॉजिकली कमजोर है, और तो उसका टाइम लग जाता है, फिर 1.5 2 साल भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है हर बंदे की मेहनत पे। ठीक है, आप अपने साइकोलॉजी को और फंडामेंटल्स को और टेक्निकल को ज्यादा कर देते हैं तो फिर वो आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे, प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन जब तक ये साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होगी फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। नाम नहीं बता सकता, फिर आप उसको तंग करेंगे। बढ़ाता क्यों है और कम क्यों करता है? एक्सप्लेन। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता इस वजह से है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम इसी वजह से करता है ताकि बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके। जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ाता है। तो आपने देखने हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को, सीपीआई को, सीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को, और उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप सेंट्रल बैंक का क्या हो सकता है। ट्रेड इन चाइनीज युआन। चाइनीज युआन, यार मेरे ख्याल से मैं उसमें ट्रेड नहीं किया। एक तो इनके थोड़े से जो डेटाज आते हैं ना, वो थोड़े से रफ किस्म के होते हैं, तो उस वजह से। लेकिन ये आप कह सकते हैं मेरी वीकनेस है, मुझे करना चाहिए और अभी तक नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। वेटिंग फॉर द ट्रेडिंग फ्लोर। इंशाल्लाह ट्रेडिंग फ्लोर अगस्त में एक्टिवेट हो जाएगा, फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर। और फिर आप आ सकते हैं और फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये होगा सारी चीज़ें डिस्कशंस, और एक हमें स्पेस मिल जाएगा जिसमें सारे जितने भी ट्रेडर्स है वो बैठे होंगे, आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो उससे ये होगा कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा और एक दूसरे की हेल्प हुआ करेगी। तो ये इंशाल्लाह अगस्त में एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये 9 जुलाई है। यूनिवर्सिटी रोड हम शिफ्ट हो रहे हैं डीन से, तो वहां पे फिर इसको एक्टिवेट करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है नहीं। थैंक यू वेरी मच